आज का विषय है हमारा दोस्तों उत्सर्जन। आज उत्सर्जन को बहुत ही अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्सर्जन क्या है। तो शरीर में बनने वाले हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन चैप्टर क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इतना अच्छा से समझाएंगे कि आपको समझने में अच्छा लगेगा और इमेज के साथ। तो हम देखते हैं उत्सर्जन क्या है। शरीर में पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। शरीर में बनने वाली बनने वाले हानिकारक पदार्थ हानिकारक हानिकारक पदार्थ या एवं अनावश्यक अनावश्यक पदार्थों को शरीर से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन उत्सर्जन कहलाता है। श्वसन के दौरान हमने ऊर्जा को अवशोषित किए थे और जब अनावश्यक पदार्थ बनते हैं शरीर में तब उत्सर्जन करना भी जरूरी है। परिवहन किए थे, आगे चैप्टर में हमने पढ़ाए थे परिवहन। तब हमारे शरीर में कुछ पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनते हैं तो उसे बाहर करने के लिए उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन में हानिकारक पदार्थ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, पसीना होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल और अमोनिया। तो हम सबसे पहले इसे जानते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? वे उत्सर्जी वे उत्सर्जी अंग वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप सम्मिलित सम्मिलित रूप में उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है कहा जाता है यानी कि वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ देखते हैं। उत्सर्जी पदार्थ
उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। हमारा पसीना भी उत्सर्जी पदार्थ है। पसीना, पसीना। और यहाँ पे नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ होती है। नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ, ये 4 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो सबसे पहले है यूरिया। यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल और अमोनिया। अमोनिया और मूत्र, लास्ट में मूत्र हो गया। ये है उत्सर्जी पदार्थ। ये नाइट्रोजनी, ये चारों जो है नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ है। अब इसके आगे हम देखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्सर्जी अंग, कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। आज तो हम उत्सर्जी अंग में विरिकक के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग। हमारे शरीर में कितने उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला है उत्सर्जी अंग विरिकक। विरिकक, विरिकक से क्या उत्सर्जी होता है। मूत्र। और दूसरा है फेफड़ा। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए हम छोड़ते हैं। तीसरा है यकृत। यकृत से यूरिया। और लास्ट है त्वचा। त्वचा से पसीना। ये उत्सर्जी अंग है। जो इन उत्सर्जी अंग से क्या क्या होते हैं। ये विघटक से मूत्र, और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड, यकृत से यूरिया उत्सर्जी होती है, और त्वचा से पसीना। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। एमोनोटैलिक, इनको देखते हैं। एमोनोटैलिक यानी नाइट्रोजन के आधार पर 4 प्रकार के जीव होते हैं। पहला है लाइन नहीं खिंचा रही अच्छी से। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं। पहला जीव है एमोनोटैलिक। टैलिक, एमोनोटैलिक जीव होते हैं। दूसरा है हीरोटैलिक। हीरियोटैलिक। तीसरा है यूरोकोटैलिक। यूरो यूरोकोटैलिक। यूरोकोटैलिक। और तीसरा है, 4 नंबर में है गुआनोटैलिक। गुआनोटैलिक।
अमोनोटैलिक। अब एक एक करके हम जानते हैं। अमोनोटैलिक इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं अमोनिया होता है। इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं अमोनोटैलिक में अमोनिया होती है। अमोनिया अमोनिया होती है। यूरोकोटैलिक में उत्सर्जी पदार्थ जो होती है यूरी यूरिया। क्या होता है? यूरिया। नाम से ही पता चल रहा है। यूरोकोटैलिक यानी कि यूरिया। यूरिक यूरोकोटैलिक यूरोकियोटैलिक ये यूरोकोटैलिक है। तो इसमें यूरिक अम्ल यानी कि इन जंतुओं में यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यूरोकोटैलिक कहते हैं। गुआनगो में गुआनिन उत्सर्जी पदार्थ होती है। गुआनिन 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 उत्सर्जी पदार्थ होती है। अमोनिया जो होती है अमोनिया वो बहुत ही अत्यधिक विषैले पदार्थ होते हैं। अत्यधिक विषैले पदार्थ होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं इस चित्र के हिसाब से। देखिए, मनुष्य में जो होती है एक जोड़ा विरिकक होती है। प्रत्येक विरिकक उदर गुहा के पृष्ठीय देहती भी से सटे हुई कशेरु दंड, यहाँ पर जो होती है कशेरु दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये विरिकक कशेरु दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां विरिकक दाएं विरिकक की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है और प्रत्येक विरिकक ठोस गहरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम की तरह होती है। इसका आकार आप देख सकते हैं, सेम के बीज की तरह होती है। अगर इसकी बात की जाए लंबाई की तो 10 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, जबकि मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। विरेचक की बाहरी सतह विरेचक की किडनी की बाहरी सतह कन्वेक्स सतह तथा भीतरी सतह जो होती है कनकैव। ये जो है बाहरी सतह है। ये बाहरी सतह जो होती है कन्वेक्स, लेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। कन्वेक्स लेंस की तरह है, ये बाहरी सतह है। और कनकैव जो है ये भीतरी सतह होती है। विरिकक की भीतरी कनकैव सतह से हाइलम, ये कनकैव सतह जो भीतरी सतह जो होती है कनकैव का भीतरी सतह, ये हाइलम कहलाती है। ये भीतरी सतह, ये जो है ये भीतरी सतह कनकैव की, ये जो भीतरी सतह है इसी को कहते हैं हाइलम। हाइलम से इसी जगह से विरिकक
ध्वनि, ये जो होती है विरिकक ध्वनि तथा विरिकक शिरा बाहर निकलती है। हाइलम के ये भीतरी सतह से विरिकक ध्वनि, यह है विरिकक ध्वनि, और ये विरिकक शिरा बाहर निकलती है। प्रत्येक विरिकक के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी, ये हाइलम जो है, ये हाइलम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाइए। प्रत्येक विरिकक के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। ये है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी निकलती है, थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। ये यहाँ पे कुछ ज्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी श्रोणि कहते हैं। इस मोटे ही भाग को मूत्र श्रोणि कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। यहाँ जाके मूत्रवाहिनी कहाँ खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की होती है। ये जो देख रहे हैं आकार कैसा है? नाशपाती के आकार के जैसा। इसकी पतली दीवार एक थैली के समान रचना होती है, जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होती है। ये जो होती है रेक्टम के नीचे स्थित होती है। मूत्राशय के पिछले भाग में एक नली होती है। यहाँ पे एक नली है, जैसे मूत्र मार्ग। यहाँ देखिए, ये है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग कहलाती है। मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मूत्र मार्ग जो है ये शरीर से बाहर खुलती है। मूत्र वाहिनियों के मुख से मूत्र मार्ग के तिकोने क्षेत्र को मूत्राशय या ट्राइगोन कहलाता है। ये जो कहलाता है ट्राइगोन कहलाता है। ये त्रिकोणीय आकार जो है ट्राइगोन कहलाता है। अब हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ये ट्राइगोन जो देख रहे हैं, यानी कि त्रिभुज की आकार के है, ये ट्राइगोन है। अब वृक्क की आंतरिक संरचना, तो प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखी पेशी से बना होता है। अब हम आगे चलते हैं चित्र में। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक आरेखी पेशी के द्वारा बने होते हैं। एक पतले कैप्सूल, ये जो है पतले कैप्सूल देख रहे हैं, ये पतले कैप्सूल का जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, पतले कैप्सूल से ढका होता है। इनको कहते हैं पतले कैप्सूल। ये पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी परास्त भाग, यानी कि कॉर्टेक्स भाग, बाहरी वृक्क की जो बाहरी भाग होती है, ये कॉर्टेक्स भाग, ये जो बाहरी भाग है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स भाग। ऐसे वृक्क को दो भाग में बांटा गया है, बाहरी भाग और भीतरी भाग। कॉर्टेक्स भाग, मेडुला, तथा भीतरी अस्थभाग जो होता है 15 से 16 पिरामिड जैसी रचना होती है। 15 से 16 पिरामिड जैसी रचना बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पिरामिड की आकार, ये पिरामिड के आकार 15 से 16 पिरामिड की जैसी रचना होती है। प्रत्येक वृक्क सूक्ष्म नलिका, प्रत्येक वृक्क सूक्ष्म नलिका पाई जाती है। इस प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म नलिका पाई जाती है, जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहलाती है।
विरिकक नलिका इसमें बहुत होती हैं, लगभग 1 मिलियन के करीब, 10 लाख के करीब होते हैं। और ये जो होते हैं, इनकी नलिका इस प्रकार की होती है। ये नेफ्रॉन की संरचना देख रहे हैं, इनमें करीब 1 मिलियन होती है, 10 लाख होती हैं। इस प्रकार की रचना बहुत ही सूक्ष्म होती है, ये बड़े चित्र में दिखाया गया है। तो नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है, ये नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है, इस नेफ्रॉन को कहते हैं। चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 लाख होती है। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन प्रारंभ में एक प्याली जैसी होती है, वोमेन्स कप। ये देखिए, एक प्याली जैसी होती है। एक प्याली जैसी होती है, जिसे वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वोमेन्स कैप्सूल। इस रचना को हम क्या कहते हैं? वोमेन्स कैप कैप्सूल। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तीसरे चित्र में यहाँ देखिए, विरेचक नलिका के काय में एक समीपस्थ और दूरस्थ कुंडली भाग होती है। ये जो है समीपस्थ कुंडलित रचना है, इसको कहते हैं समीपस्थ। और तथा दूसरा ये भाग को कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है। ये जो है अवरोही चाप, ये नलिका नीचे आती है तो कौन सी चाप बनाती है? अवरोही चाप बनाती हैं। फिर परास्त भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। यहाँ पे ये जो है अधिरोही, ये अधिरोही चाप है, अधिरोही चाप। और ये इस जगह पे हेलेना चाप कहते हैं। हेलेने का चाप ये है, हेलेना चाप। ये वाली कुंडलित रचना जो होती है, ये इसी को कहते हैं हेलेना चाप। हेलेना चाप आगे की ओर संग्राहिक नलिका में खुलती है। हेलेना चाप ये आगे की ओर जाते हुए संग्राहिक नलिका में जाके खुलती है, जो अंत में मूत्राशय से जुड़ा होता है। ये जो होती है अंत में मूत्राशय से जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं विरिकक के कार्य। विरिकक 3 चरणों में अपना कार्य पूर्ण करती है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और ट्यूबुलर स्रावन। तो पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है, एक छन्ना की तरह कार्य करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये है, इनको जो कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब क्या होती है अपवाही धमनी? अपवाही धमनी एफरेंस अपवाही धमनी, जिसका व्यास अपवाही धमनी से अधिक होती है। अब देखिए, ये है अपवाही धमनी, इसको कहते हैं आगामी कर्टिलियर, एफेरेंस अर्टिलियर। ये है अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी ये है अभिवाही
अभिवाही धमनी, और ये जो है अपवाही धमनी। अपवाही धमनी, तो इसका जब व्यास जो होता है अपवाही धमनी से अधिक होती है, इसका अपवाही धमनी की, ये रक्त के साथ, ये अब क्या करेगा, रक्त के साथ महाधमनी से रक्त इसमें आएगी, इसमें रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल और जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। यह रक्त के साथ क्या क्या आती है, यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण और प्रोटीन, ये अपवाही धमनी से आती है ग्लोमेरुलस में। ये पदार्थ वोमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर, ये दीवार से, ये जो देख रहे हैं इस जालीनुमा में, इससे छनकर शुद्ध रक्त यहाँ से छन के फिर यहाँ से अपवाही धमनी में चली जाती है आगे की ओर। यहाँ पे जो छन के वोमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिकाएं में चली जाती है। अब जो वहां से जो रक्त छना है उसमें जो बच गया पदार्थ जो है, ये छनकर यहाँ इस नली में चली जाती है। अपवाही धमनी का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की प्रक्रिया उस दाब पर होती है। उस दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि उस अपवाही धमनी की जो व्यास कम होने के कारण रक्त पर उच्च दाब होती है, और उच्च दाब में फिल्ट्रेशन जो होता है उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर जो होती है फिल्ट्रेशन उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और प्लाज्मा के साथ लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्षमता है लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ क्षमते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा मोमेंट संपुट की भीति के लिए अपरागमय होते हैं। इस फिल्ट्रेशन को ही कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ तक हो जाती है। अब हम देखते हैं ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब नलिका से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थ को अवशोषण करती है। यहाँ पर जो आती है, यहाँ से यहाँ तक जो छन के जो बच गया है, कुछ पदार्थ नहीं छन पाते हैं, तो यहाँ पे आती है, तो उन पदार्थों को अवशोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है, तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है। साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः अवशोषित हो जाती है तथा जल की अधिक मात्रा भी अवशोषित एवं दूषित पदार्थ को उत्सर्जन हो जाता है। यहाँ तक अधिकांश भाग जो है छान के और बचा हुआ पदार्थ उत्सर्जित हो जाती है। अब ट्यूबुलर स्रावन जो होती है, कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जित पदार्थ स्रावित होकर फिल्ट्रेशन से मिल जाती है। कुछ पदार्थ फिल्ट्रेशन के साथ वो मिल जाती है। अब इस फिल्ट्रेशन को ब्लाडर मूत्र कहते हैं, और यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा हो जाता है। मूत्राशय में यहाँ से जाते हुए मूत्राशय में जमा हो जाती है। जहाँ हम दिखाए थे मूत्राशय, वहाँ पे जमा हो जाती है। मूत्रमार्ग के छिद्र द्वारा निकाल दिया जाता है। जब वो मूत्राशय में जमा होने के बाद मूत्र मार्ग से
वो पदार्थ को निकाल दिया जाता है। विरिकक नलिका द्वारा अवशोषित होने वाला पदार्थ जो होता है जल होता है, ग्लूकोज तथा एमिनो अम्ल रक्त कोशिका केशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये बेरिकक शिराओं द्वारा रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं। जो पदार्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्षण नहीं पाते हैं, यहाँ पे जो पदार्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो नहीं क्षण पाते हैं, रक्त के साथ अववाही धमनी की कोशिकाओं से होते हुए पुनः रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। जो अब नहीं छन पाते हैं, फिर पुनः अववाही धमनी के द्वारा कोशिकाओं से होते हुए पुनः रक्त में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो है, ये नलिकाएं होती है, संग्राहिक नलिका होती है। यहाँ से जाते जाते कहाँ चली जाती है? मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्रमार्ग में, मूत्रमार्ग के द्वारा सभी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं मूत्रमार्ग की बनावट। मूत्रमार्ग साधारणतः जो मूत्र में जो होती है, क्या होती है? जल होती है, यूरिया होती है तथा सोडियम क्लोराइड होती है। सोडियम क्लोराइड होती है। सोडियम क्लोराइड विद्यमान होती है। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेते हैं तो उसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा किस प्रकार होगी? अगर 1 मिनट में, यानी कि 24 घंटे में एक मनुष्य 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, तो मूत्र की प्रतिशत मात्रा किस प्रकार होगी? जल जो होगी 96% होगी, ठोस के रूप में 4% होगी, और यूरिया 2% होगी। यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उत्पादन होता है। यह अमीनो अम्ल से बनता है। यह अमीनो अम्ल से बनता है। यूरिया की सामान्यतः मात्रा 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 100 ml रक्त में 30 ग्राम मानी जाती है। यूरिक अम्ल रक्त में इसकी सामान्यतः मात्रा जो होती है 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम प्रत्येक 100 ml रक्त में होती है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम तक यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग, इसमें अस्थित रंग, मूत्र जो पीला रंग जो होता है, मूत्र का जो पीला रंग जो होता है, ये जो रंजक होता है यूरोक्रोम यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र जो होता है पीला होता है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का उत्सर्जित पदार्थ। अगले चैप्टर में हीमोडायलिसिस के बारे में समझेंगे बहुत ही विस्तार से। हीमोडायलिसिस क्या है और यह किस प्रकार की मशीन है और कैसे काम करता है, इनको संपूर्ण जानकारी लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।